Welcome back, learner, in the e-learning platform of GS College of Commerce, Parda. I am Assistant Professor Amol Patil. Welcome you all. So, I had completed one unit, and today we would be discussing about new topic, profit prior to incorporation. So friend, what is a profit prior to incorporation? ये समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, वो एग्जांपल अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं कि हमें एक कंपनी स्टार्ट करनी है, और वो कंपनी स्टार्ट करने के लिए हमने फाइंड आउट किया और ये डिसाइडेड किया कि हमें जो कंपनी स्टार्ट करनी हो एग्जिस्टिंग बिजनेस वाली कंपनी स्टार्ट करनी। तो हमने सोचा कि एक एबीसी लिमिटेड नाम की कंपनी इस्टेब्लिश करनी है। तो हम कौन हो गए? प्रमोटर ऑफ कंपनी, हम हो गए कंपनी के प्रमोटर। और हमने क्या किया, एक ओल्ड बिजनेस था जो टेक ओवर कर दिया। हमने क्या किया, एक बिजनेस था जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंट में था, उसको क्या कर दिया, टेक ओवर कर दिया और उसको कंपनी बनाने का सोचा। तो कंपनी कैसे बनेंगी? द कंपनी एक्ट 2013 के रूल के हिसाब से हमको क्या करना पड़ेगा, कंपनी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी ये कंपनी का जो बिजनेस स्टार्ट होने वाला है, तो उसके लिए कुछ प्रोविजन होती है, वो प्रोविजन के हिसाब से ही हमको कंपनी स्टार्ट करनी पड़ती है। तो आपको प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ कि प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन होता क्या। तो हमने एक बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा, और वो जो बिजनेस था वो एग्जिस्टिंग बिजनेस था, जो ऑलरेडी एक बिजनेस स्टैब्लिश था, उसी बिजनेस को हमने कंपनी क्रिएट करने का सोचा। तो अभी कंपनी क्रिएट करने के लिए कुछ ड्यूरेशन लगता है, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है, और वो फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए हमें सम टाइम कुछ ड्यूरेशन लगता है। और उस ड्यूरेशन में हमने जिस दिन बिजनेस परचेस किया था उस दिन से बिजनेस को क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। बट लीगली हमारा बिजनेस कब स्टार्ट होगा? जब हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा, मतलब कंपनी शुरू करने का सर्टिफिकेट जिस दिन मिलेगा उस दिन लीगली अपनी कंपनी क्या हो जाएंगे, स्टैब्लिश हो जाएंगे। तो अभी जो पीरियड होगा वो पीरियड में हमको क्या करना पड़ेगा, जो पीरियड हमने कैलकुलेट किया, कौन सा, जो इस दिन से स्टार्ट किया, तो लीगल एंटिटी मिलने तक का जो पीरियड है, उसी पीरियड को हम क्या करते हैं, दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक रहता प्री पीरियड और एक रहता पोस्ट पीरियड। तो वही प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड कैलकुलेट करने के लिए हमें ये चैप्टर में प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन में पढ़ना है कि उसका कैलकुलेशन हम कैसे करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि मान लेते हैं कि हमने एक बिजनेस था जो टेक ओवर करने को सोचा था और उसकी कंपनी बनाने को सोचा। तो हमने 1 अप्रैल को क्या कर दिया, वो बिजनेस टेक ओवर कर दिया। अभी जिस दिन हमने बिजनेस को टेक ओवर कर दिया उस डेट को हम कहेंगे डेट ऑफ एक्वाजिशन। हमने क्या कर दिया, बिजनेस को एक्वायर कर लिया, हमने उसको परचेज कर लिया, हमने उसको टेक ओवर कर लिया। तो जिस दिन से हमने उसको एक्वायर कर लिया उसी दिन से हमारा बिजनेस स्टार्ट हो गया। अब वो जो बिजनेस था हमें कुछ ड्यूरेशन मिलता है कंपनी के लीगली कंपनी इस्टेब्लिश करने के लिए। जो हमें सर्टिफिकेट मिला वो कब मिला, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो मिला वो मिला 1 जुलाई को। ओके, 1 जुलाई को हमें सर्टिफिकेट मिल गया और हमने क्या किया, 1 अप्रैल को ही बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो ये जो पीरियड है ये हमारा बॉर्डर लाइन होगा, ये हमारा क्या होगा, बॉर्डर लाइन होगा। बिफोर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को पोस्ट पीरियड कहेंगे, और आफ्टर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को बिफोर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्ट पीरियड को हम प्री पीरियड कहेंगे, और आफ्टर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को हम पोस्ट पीरियड कहेंगे। ओके, इतना समझ लीजिए कि जिस दिन हमें सर्टिफिकेट मिलता है उसका बिफोर वाला पीरियड हो गया प्री पीरियड, और उसके आफ्टर वाला पीरियड हो गया पोस्ट पीरियड। अभी हमें पीरियड अलग अलग कैलकुलेट करने की जरूरत क्या है, तो इसकी जरूरत है कि जिस दिन हमको कंपनी सर्टिफिकेट मिला उस दिन से हमारी कंपनी स्टैब्लिश हो गई, और उसके पहले हमारी कंपनी स्टैब्लिश नहीं थी, इसीलिए जो प्रॉफिट है प्रॉफिट को भी अलग अलग डिवाइड करना पड़ता। तो हमने क्या किया, इस पीरियड बेसिस पे याते मतलब 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई तक जो हमारा पीरियड रहेगा उस पीरियड को हम प्री पीरियड कहेंगे, और उसमें जो प्रॉफिट निकालेंगे उसको प्रॉफिट नहीं कहते, तो उसका ट्रीटमेंट हम अलग से करेंगे। ओके, और देन आफ्टर पोस्ट पीरियड मतलब सर्टिफिकेट मिलने के बाद का जो पीरियड रहता है उसको क्या कहेंगे, पोस्ट पीरियड कहेंगे, और उसके प्रॉफिट को हम क्या नाम देने वाले हैं, ये हमें यहाँ पर ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट में समझाना है। तो ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट में आपको यहाँ पे 2 पीरियड मिल गए, एक मिल गया प्री पीरियड
और एक मिल गया पोस्ट पीरियड। तो अभी ये प्री पीरियड होता क्या है, तो प्री पीरियड में अगर आपको प्रॉफिट मिलता है तो उस प्रॉफिट को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, उस प्रॉफिट को हम कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं, और जो लॉस मिलता है उसको हम गुडविल ट्रीट करते हैं। ओके, मतलब ये जो पीरियड है कौन सा, प्रॉफिट प्री पीरियड वाला जो पीरियड है, जो मतलब हमें सर्टिफिकेट मिलने वाला बिफोर वाला पीरियड है, उसमें जो प्रॉफिट होगा वो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होता, उसको हम कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं, और वो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हम शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के लिए यूज नहीं करते। ओके, और देन जो 1 जुलाई से लेकर जिस दिन हमारी कंपनी स्टैब्लिश हुई, वहां से लेकर 31 मार्च, इसका मतलब ईयर एंडिंग तक जो भी हमारा प्रॉफिट रहता है उसको हम पोस्ट पीरियड वाला प्रॉफिट कहते हैं, और उसका प्रॉफिट और लॉस हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता है। इसका मतलब एक्चुअली ये हमारा प्रॉफिट होता है और ये हमारा कैपिटल प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो आपको ये ड्यूरेशन समझ में आ गया होगा कि प्रायर प्री पीरियड क्या होता है और पोस्ट पीरियड क्या होता है। इसका मतलब प्रायर ड्यूरेशन क्या होता है और आफ्टर ड्यूरेशन क्या होता है। ठीक है, ये एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो हमने दो चीजें यहाँ पर डिस्कस की, एक तो पहला पीरियड वाला मतलब प्री पीरियड क्या है और पोस्ट पीरियड क्या है, और दूसरा उसमें जो प्रॉफिट हम अर्न करेंगे, उसमें जो प्रॉफिट हमने कमाया उस प्रॉफिट को हम क्या नाम देंगे, एक तो कैपिटल प्रॉफिट और गुडविल कहेंगे, कहां पर, प्री पीरियड में, और पोस्ट पीरियड में हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और नेट प्रॉफिट और नेट लॉस उसको हम फाइंड आउट करेंगे। अभी ये तो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट कि हमने जो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन था उसका कैलकुलेशन हमने कर दिया। अभी क्वेश्चन में गिवन क्या क्या रहेगा, तो क्वेश्चन में गिवन हमें ट्रायल बैलेंस रहेंगी और उसके बेसिस पे हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। आपको पता ही है ट्रायल बैलेंस का जो प्रोफार्मा रहता है वो कैसे रहता है, पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, इस हिसाब से, या टी कॉलम में भी रह सकता है, ये स्टेटमेंट वाला कॉलम है, और एक टी कॉलम रहता है, टी कॉलम में भी रह सकता है। दूसरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, इसका भी फार्मूला टी कॉलम में भी रह सकता है और स्टेटमेंट कॉलम में भी रह सकता है। यहाँ पर हमने स्टेटमेंट कॉलम में देखा है, तो यहाँ पे अमाउंट के 2 कॉलम बनेंगे, एक प्री वाला एक पोस्ट वाला, मतलब एक कंपनी स्टैब्लिश होने के पहले वाला पीरियड और एक कंपनी स्टैब्लिश होने के बाद वाला पीरियड, तो उसको हम प्री और पोस्ट में कैलकुलेशन करने वाले। देन ट्रायल बैलेंस में हमें गिवन क्या रहेंगे, एक्सपेंसेस एंड इनकम, क्या गिवन रहेंगे, एक्सपेंसेस एंड इनकम गिवन रहेंगे, और उसके हिसाब से ही हमको डिवाइडेड करना है क्या, प्री पीरियड में कितना है और पोस्ट पीरियड में। और प्री और पोस्ट पीरियड को डिवाइड करने के लिए हमारे पास 2 रेशो कैलकुलेट होते हैं, एक रहता है टाइम रेशो और दूसरा रहता है सेल्स रेशो। ठीक है, तो टाइम रेशो क्या है और सेल्स रेशो क्या है, ये अच्छे से समझने के लिए और इस बेसिस पर ही हम क्यों एक्सपेंसेस इनकम को अलोटेट करते हैं, इसका सभी कैलकुलेशन समझने के लिए ये डायग्राम हम समझने वाले। तो इस डायग्राम में हमारे पास एक तरफ एक्सपेंसेस गिवन है और दूसरी तरफ बेसिस गिवन है, मतलब एक तरफ आइटम गिवन है और दूसरी तरफ बेसिस गिवन है। किस बेसिस को वो आइटम को हम क्या करेंगे, डिविजिबल करने वाले। ओके, तो यहाँ पर 4 तरीके के एक्सपेंसेस आपको मिलेंगे, 4 टाइप के एक्सपेंसेस मिलेंगे, 4 एक्सपेंसेस नहीं बोल रहा हूं मैं, 4 टाइप के एक्सपेंसेस आपको यहाँ पर मिलेंगे। फर्स्ट रहेंगे फिक्स एक्सपेंसेस, सेकंड रहेंगे वेरिएबल एक्सपेंसेस, थर्ड रहेंगे अनकॉमन एक्सपेंसेस और फोर्थ रहेंगे प्री इनकॉर्पोरेशन वाले एक्सपेंसेस। अभी आपको फिक्स एक्सपेंसेस और वेरिएबल एक्सपेंसेस पता ही है, फिर भी आपको बता देता है। फिक्स एक्सपेंसेस होते क्या है, तो जो दोज एक्सपेंसेस रिलेटेड टू टाइम बेसिस इज कॉल्ड एट फिक्स एक्सपेंसेस। मतलब जो एक्सपेंसेस टाइम के बेस पर क्या करते हैं, टाइम के बेस पर अलोटेड होते हैं, उस एक्सपेंसेस को हम फिक्स एक्सपेंसेस कहते हैं। जैसे कि मान लो सैलरी हो गई, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हो गया, रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गए, चार्जेस हो गए, रेंट एंड टैक्सेस हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया, डिप्रिसिएशन हो गया। ये सभी के सभी एक्सपेंसेस टाइम बेसिस पर होती है। मतलब आपका प्रोडक्शन हो ना हो, इस एक्सपेंसेस को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आप उस पीरियड में वो एक्सपेंसेस को यूज करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा,
वो उसका एक्सपेंसेस करना ही पड़ेगा। जैसे कि सैलरी मैन को आपने रखा तो 12 मंथ की सैलरी उसको देनी ही पड़ेगी, आप चाहे 2 महीने में प्रोडक्शन करो या ना करो, ठीक है। 10 महीने में 10th मंथ प्रोडक्शन करो, 2 मंथ मत करो, उससे कोई लेना देना नहीं रहता फिक्स एक्सपेंसेस का। इसीलिए एक ये जो एक्सपेंसेस रहते हैं, ये एक्सपेंसेस को हम टाइम रेशियो से हिसाब से डिवाइड करते हैं। अभी ये टाइम रेशियो होता क्या है, तो टाइम रेशियो यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं। मान लो हमने कंपनी यहाँ पर एस्टेब्लिश की थी, परचेस की थी, टेक ओवर की थी, उसको डेट ऑफ एक्विजिशन हमने कर दिया, तो अप्रैल से लेकर जुलाई तक, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई कितने हो गए 4 मंथ, कितना हो गए 4 मंथ। और जुलाई से लेकर मार्च तक, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर दिसंबर जनवरी फेब और मार्च, टोटल कितने हो गए 8 मंथ, कितने हो गए 8 मंथ। इसका मतलब हमारा जो प्री पीरियड था वो 4 मंथ का था, और हमारा जो पोस्ट पीरियड था वो कितने मंथ का था 8 मंथ का। तो हमारा जो रेंट रहेगा, रेंट हमने टोटल 12 मंथ का दिया, रेंट हमने टोटल 12 मंथ का दिया, और मंथली 2000 रेंट हम पेड करते हैं। तो इस पीरियड में कितना रहेगा और इस पीरियड में कितना रहेगा, तो जितने ड्यूरेशन में हमने टाइम को यूज किया है उतने ड्यूरेशन का रेंट हमें स्पेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका रेशियो हम निकालेंगे, ए 4 हो गया और ए 8 हो गया। अगर इसका रेशियो निकालते तो कितना हो जाएगा 1:2। मतलब इसमें हम डिवाइड करेंगे, मतलब टोटल कितने हो गए 12 इंटू 2000 24,000 हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे 24,000। यहाँ पे 4 मंथ के कितने हो जाएंगे 4 मंथ के हो जाएंगे 8,000, और यहाँ पे 8 मंथ के हो जाएंगे 16,000। ओके, तो इसको हमने क्या कर दिया 1:2 में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ऐसे टाइम रेशियो से हमें फिक्स एक्सपेंसेस को डिवाइड करना पड़ता है। दूसरे एक्सपेंसेस आते हैं हमारे पास वेरिएबल एक्सपेंसेस। वेरिएबल एक्सपेंसेस में वेरिएबल एक्सपेंसेस मतलब क्या है, जो एक्सपेंसेस सेल्स को लेकर वेरी करते हैं, चेंज करते हैं। वेरी का मतलब होता है चेंजेबल, जो एक्सपेंसेस हमेशा चेंज होते हैं, सेल्स के हिसाब से चेंज होते हैं, उस एक्सपेंसेस को हम वेरिएबल एक्सपेंसेस कहते हैं। और वेरिएबल एक्सपेंसेस हमेशा सेल्स रेशियो में डिवाइड होते हैं। तो वेरिएबल एक्सपेंसेस में क्या आता है, कैरेज आउटवर्ड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेल्स कमीशन, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। ये जो सभी एक्सपेंसेस जब सेल्स बढ़ेंगी तब उसके एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे, और जब सेल्स डिक्रीज होंगी तो उसके एक्सपेंसेस भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, जो वेरिएबल एक्सपेंसेस है उसका अलोकेशन किस बेसिस पे करना पड़ेगा, सेल्स बेसिस पे करना पड़ेगा। इसके लिए भी हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हमारा जो प्री पीरियड था उसमें हमने 40,000 का सेल्स किया, और हमारा जो पोस्ट पीरियड था उसमें हमने 1 लाख का सेल्स किया। कितने का सेल्स किया 1 लाख, ठीक है। यहाँ पर हमने 40,000 का सेल्स किया, यहाँ पर हमने 1 लाख का सेल्स किया। तो मुझे ये बताइए 40,000 में एक्सपेंसेस ज्यादा आएंगे कि 1 लाख में एक्सपेंसेस ज्यादा आएंगे। ऑब्वियसली जिस इसमें सेल ज्यादा होगा उस इसमें एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे, और जिस पीरियड में सेल्स कम होगा उसमें एक्सपेंसेस कम आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो रेशियो में डिवाइड करने के बाद यहाँ पे बन जाएगा 2:5। यहाँ पर जो रेशियो निकलेगा कितना निकलेगा 2:5। और हम जो भी एक्सपेंसेस है उसको अलोकेट करेंगे किस बेसिस पे, सेल्स बेसिस पे। चलो आपको ये 2 एक्सपेंसेस को क्लियर हो चुके होंगे, कौन से टाइम बेसिस पे कौन से एक्सपेंसेस टाइम रेशियो पे डिवाइड करना है और कौन से एक्सपेंसेस सेल्स रेशियो पे डिवाइड करना है। ये 2 बातें हमने समझ ली। अब कुछ एक्सपेंसेस ऐसे रहते हैं जिसको हम अनकॉमन एक्सपेंसेस कहते हैं। अनकॉमन एक्सपेंसेस का मीनिंग क्या है, अनकॉमन एक्सपेंसेस का मीनिंग वो होता है कि जो एक्सपेंसेस कंपनी एस्टेब्लिश होने के बाद ही आते हैं, ठीक है, उसके पहले वो एक्सपेंसेस नहीं आते, उस एक्सपेंसेस को हम अनकॉमन एक्सपेंसेस यहाँ पे कहते हैं। तो अनकॉमन में आ जाएगा डायरेक्टर फीस। अभी डायरेक्टर की जरूरत कब होगी, जब आपकी कंपनी एस्टेब्लिश होगी, ठीक है। उसके बाद मैनेजर डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, उसका रेम्यूनरेशन कब देंगे, जब आपकी कंपनी होगी। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिबेंचर कौन इशू करता है, कंपनी, और उसका इंटरेस्ट भी किस में आ जाएगा, कंपनी के केस में आ जाएगा। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स, अंडर राइडर कमीशन, ये सभी के सभी एक्सपेंसेस को हम अनकॉमन एक्सपेंसेस कहते हैं। और अनकॉमन एक्सपेंसेस कब आते हैं, कंपनी में आते हैं। इसका मतलब ये सभी के सभी एक्सपेंसेस हम कब करेंगे, जब कंपनी एस्टेब्लिश होगी तब। और कंपनी का एस्टेब्लिश का जो पीरियड होता है उस पीरियड को हम क्या कहते हैं, पोस्ट पीरियड कहते हैं। इसका मतलब ये सभी के सभी एक्सपेंसेस कहां पर जाएंगे,
पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में जाएंगे। ठीक है, ये भी कुछ फिक्स होंगे, पर अभी यहाँ पर फिक्स का डिवाइडेशन नहीं किया हमने, यहाँ पर अनकॉमन एक्सपेंसेस को डिवाइड कर दिया। अनकॉमन का मतलब ये होता है कि ओनली कंपनी के लिए ही वो एक्सपेंसेस होते हैं, इसीलिए हमने उसको पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में डाला। ठीक है, नेक्स्ट हमारे रहते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड वाले एक्सपेंसेस। अभी प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का मीनिंग क्या होता है, जो एक्सपेंसेस कंपनी में नहीं होते उस एक्सपेंसेस को हम पोस्ट प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस कहते हैं। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अभी हम कैपिटल पे जो इंटरेस्ट पेड करते हैं वो कंपनी में तो पेड नहीं करते, बट अगर वो पार्टनरशिप फर्म है या सोल ट्रेडर वाली फर्म है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, वो इंटरेस्ट पेड करना पड़ता है। तो ये जो एक्सपेंसेस है वो किस बेसिस पे आ जाएंगे, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड पे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो बेसिस हमने देखा था उसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। फिक्स एक्सपेंसेस का अलोकेशन टाइम बेसिस पे, वेरिएबल एक्सपेंसेस का अलोकेशन सेल बेसिस पे, अनकॉमन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, और प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड वाले एक्सपेंसेस प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। यहाँ तक कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसका प्रोफॉर्मेंस देखेंगे कि इसमें मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता कैसा है। तो ये प्रोफार्मा देखने के लिए हम अभी थोड़ा मतलब यहाँ पर प्रोफार्मा क्रिएट करेंगे और उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमने एक प्रोफार्मा क्रिएट किया हुआ जिसका नाम है प्रोफार्मा ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट शोविंग प्रॉफिट प्रायर एंड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। तो जैसे हमारा P&L अकाउंट बनता है वैसे सेम P&L अकाउंट ये बनता है, बट यहाँ पर हमें जो कॉलम बनाने पड़ते हैं वो दो कॉलम है, एक प्रायर वाला और एक आफ्टर वाला, जिसको हम प्री और पोस्ट भी कहेंगे। इसमें भी प्रायर एंड आफ्टर इसका मतलब प्री एंड पोस्ट। ठीक है, सेम रहेगा, बट यहाँ पे जो एक्सपेंसेस है उसका अलोकेशन करना पड़ेगा दो पार्ट में, एक हो जाएगा प्री वाला और दूसरा हो जाएगा पोस्ट वाला। तो जैसे कि हमें ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट हम किस पे डिविजिबल करेंगे, सेल्स रेशो पे, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट किस पे डिपेंड करता है, सेल्स पे डिपेंड करता है। जिस पीरियड में सेल्स ज्यादा रहेगा उस पीरियड में ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा अर्न हुआ होगा, और जिस पीरियड में सेल्स कम रहेगा, डिक्रीज रहेगा, उस पीरियड में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट लेस रहेगा। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज है, जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसको हम डिविजिबल करेंगे सेल्स रेशो के बेस पे। ठीक है, देन कुछ हमारे एक्सपेंसेस आते हैं, जैसे कि हमने स्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोला, अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया, उसको हम फिक्स एक्सपेंसेस कहते हैं। उसका अलोकेशन फिक्स एक्सपेंसेस में किसमें अलोकेशन हो जाएगा, तो डिविजिबल हो जाएगा इन टाइम रेशो के हिसाब से। ये टाइम रेशो के हिसाब से डिवाइड करना है। उसमें सैलरी आ गया, रेंट आ गया, इंश्योरेंस आ गया, इलेक्ट्रिसिटी आ गया, उसके बाद चार्जेस आ गए, ऑफिस एक्सपेंसेस आ गए, इंटरेस्ट ऑन लोन आ गए। उसको हम मतलब प्रायर एंड आफ्टर दोनों में भी क्या करेंगे, टाइम बेसिस पे डिवाइड अलोकेट करेंगे। देन सेलिंग एक्सपेंसेस, उसमें सेलिंग वाले एक्सपेंसेस आएंगे जिसका हम वेरिएबल एक्सपेंसेस भी कहते हैं। उस एक्सपेंसेस को हम डिविजिबल करेंगे सेल्स रेशो के बेस पे, सेल्स रेशो में आ जाएंगे। ठीक है, तो जितना सेल जिस ईयर में ज्यादा रहेगा उस ईयर में हमारा जो एक्सपेंसेस है सेलिंग एक्सपेंसेस वो ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ अनकॉमन एक्सपेंसेस आते हैं। तो अनकॉमन में डायरेक्टर फीस आ गए। इसका मतलब ये जो एक्सपेंसेस ये कंपनी के लिए ही लागू होते हैं, और कंपनी के लागू होते हैं, और कंपनी हमारा आफ्टर वाला पीरियड रहता है, इसलिए हमने सभी के सभी एक्सपेंसेस आफ्टर वाले कॉलम में ही लिखे, जिसका मीनिंग होता है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में लिखे। तो इसमें डायरेक्टर फीस आती है, मैनेजर डायरेक्टर रेम्यूनरेशन आती है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आती है, और बाद में हम नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। तो प्री का कितना है और पोस्ट का कितना है इसका कैलकुलेशन हम करते हैं। तो वो पहले टोटल कर लेते हैं, ट्रायल बैलेंस की, क्रेडिट साइड की टोटल और डेबिट साइड की टोटल। अगर प्रॉफिट होगा तो उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, और उसमें कभी कभी नेट लॉस भी हो सकता है। तो नेट लॉस प्री वाला इतना और पोस्ट वाला इतना। प्री वाला लॉस मीन्स क्या हो जाएगा, गुडविल, और प्रॉफिट ये पोस्ट वाला जो लॉस हो जाएगा वो P&L अकाउंट को ही चलेगा। ठीक है, इसके हिसाब से हमने यहाँ पर आज का पूरा कॉन्सेप्ट प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन पे समझ लिया है। आप इस जो प्रोफार्मा मैंने बनाया उसको अपने कॉपी में नोट कीजिए और उसको लिख लीजिए, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम यहीं पे रुकते हैं, और हमारा कल का जो ये रहेगा उसमें हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।